चुनाव का सीजन आ चुका है और हम देश की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट पर खड़े हैं, यानी बनारस। बनारस की जनता सांसद नहीं चुनती है, बल्कि यहाँ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। पिछले 10 सालों से तो यही हुआ है। यहाँ से नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से चुनाव भी जीत रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तीसरी बार से फिर चुनाव भी लड़ेंगे और प्रधानमंत्री भी बनने के उनके आसार हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा बनारस की जनता का कहना है। तो हम बनारस में उस जगह पर खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। पप्पू की अड़ी, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर चाय पी चुके हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की अपेक्षाएँ हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और 10 सालों में ऐसे कौन से काम हुए हैं कि जिन पर लोगों को संतोष भी है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं जो रोज़ यहाँ पर अड़ी पर आते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस तरह के, पहले तो वकील साहब ये बताइए कि क्या नाम है? सूर्य कुमार गुण। किस तरह का 10 साल में विकास हुआ है, क्योंकि बनारस की जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव कर रही है जी, और 10 सालों में इसके पहले कभी ऐसा नहीं रहा। या आप बनारस के स्तर पर पूछ रहे हैं या पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर? बनारस के स्तर पर गंगा जी एकदम पवित्र हो गई हैं। पहले जो है गंगा में हम जाते थे स्नान करने के लिए तो 1-1 फीट कीचड़ मिलता था। अब वो सब खत्म हो गया, एकदम निर्मल स्वच्छ गंगा हो गई। यहाँ की सड़कें सन 14 के बाद एकदम जो है ऐसा लगता है कि जो है को कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है, आराम से चला जाता है आदमी। और तमाम तरह की विकास हुए हैं। अब जैसे महिलाएं जो हैं, हमारी गरीब घर की महिलाएं थी, वो कई जगह से लकड़ी बटोर के इकट्ठा करती थी, शाम को भोजन बनाती थी। वो यहाँ तक कि पत्ते को इकट्ठा करके भोजन बनाती थी। उसके धुआं आँख में लगते थे, उनका आँख खराब होता था। उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना जो चलाया, वो जो है बहुत लाभकारी महिलाओं के लिए हुआ। स्वच्छता का स्वच्छता का देख लीजिए, पूरा जो है शहर स्वच्छ हो गया है। सन 14 के बाद से पूरा हमेशा जो है कूड़ा इकट्ठा हुआ तुरंत गायब। ये स्थिति, मतलब ये स्थिति है कि अब कुछ भी कूड़ा नहीं दिखता है, गंदगी नहीं दिखती है। गंदगी नहीं दिखती है। हाँ। तो ऐसा भी तो है कि 10 सालों में, क्योंकि मोदी जी 43 बार आए अपनी लोकसभा क्षेत्र में और 31,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड भी दिया विकास कार्यों के लिए। तो कुछ ऐसा भी रहा कि जो अभी अधूरा रह गया हो? देखिए, ऐसा है कि योजनाएं बहुत सी आई हैं और जो है सारी योजनाएं अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। आने वाले 10 दिनों में जैसे रोपवे है, एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, और इस तरह से तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर हैं। वो जब वो पूरी तौर से पूर्ण हो जाएंगी तो काशी लगेगा कि काशी पूर्ण काशी हो गई है, और काशी के लोग जो है बहुत अपने को सुविधावान समझेंगे, बहुत ही अपने को धन्य समझेंगे। तो इनका कहना है कि 10 साल में विकास अपने पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। मतलब सड़कें पूरी तरीके से सुधर चुकी हैं, कूड़ा कहीं भी नहीं है, गंदगी कहीं नहीं, गंगा भी निर्मल हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि जैसा वकील साहब ने बताया, इनके दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, बनारस में विकास नहीं विनाश हुआ है। बनारस में कॉस्मेटिक विकास हुआ है, क्रीम पाउडर वाला। सीवेज सिस्टम पूरा ध्वस्त है। अभी यहाँ से 100 मीटर आगे चले जाइए, प्रधानमंत्री जी फरसा चला गए थे, दूषित पेयजल है। पूरा बनारस दूषित पेयजल से जूझ रहा है, सीवर की समस्या से जूझ रहा है, सड़कें खराब हैं, गलियों के अंदर मरम्मत नहीं हो रहा है, और यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं, विनाश हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे चलता कहीं आप सुने हैं पूरे वर्ल्ड में? यहाँ पे मोदी जी रोपवे चलाने आए हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे चलाएंगे। पूर्ण रूप से काशी की संस्कृति के साथ मजाक हुआ है। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे हजारों मंदिर तोड़े गए। काशी की संस्कृति, काशी की सभ्यता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने खिलवाड़ किया है, और इस बार काशी की जनता उनको गुजरात वापस भेजने जा रही है।
पक्का? इस बार उनको गुजरात वापस भेजने जा रही है। नहीं, कैसे, किस दावे के साथ गए? किस दावे के साथ कर रहे हैं? जनता के दावे के साथ कर रहे हैं। चुनाव होने दीजिए ना। जनता तो यहाँ इतनी बैठी हुई है, जनता तो एकदम ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है, आप अकेले कह रहे हैं। अरे हम लहर के खिलाफ चल रहे हैं ना, लहर के खिलाफ चल रहे हैं। हाँ, हम लहर के खिलाफ चल रहे हैं। हाँ, इतना यकीन कैसे है? जनता भाई आपको सीधे बनारस की जनता तो प्रधानमंत्री का चुनाव कर रही है। बनारस की जनता 2 बार प्रधानमंत्री का चुनाव कर चुकी है, तीसरे बार बनारस की जनता सोच समझ के चुनाव करेगी। नहीं तो किसको, आपके हिसाब से किसको यहाँ से जिताएगी? यहाँ से काशी के लाल अजय राय सांसद होंगे इस बार। अच्छा, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय जी इस बार नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हराएंगे, पक्का हराएंगे। चलिए, तो ये आपका कहना है कि काशी के लाल अजय राय यहाँ से प्रधानमंत्री को हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे। तो अच्छा ये बताइए, 3 बार पहले भी सांसद रहे हैं, चौथी बार इस बार होंगे। अच्छा, चौथी बार इस बार होंगे? हाँ, अजय राय जी फिर बनेंगे चौथी। फिर यहाँ कोई काम नहीं हुआ था, इनका कहना है इसी मोहल्ले से कांग्रेस के उम्मीदवार होकर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1-2 हज़ार वोट से जीता था वो जो हमारा उम्मीदवार है। इनकी खुद ही बड़े भारी सीवर के हितैषी बने हैं। इतना सीवर का काम ये लोग किए, इनके पहले सभासद कांग्रेस का था। इतना ही लोग काम कहीं कि इनके जमानत जब्त हो गई, अजय राय के जमानत जब्त हो गई। एक पहले जब भी कांग्रेस लड़ जमई लोग इतना काम किए थे, जो आदमी 70 सालों में शौचालय न दे पाया हो इस देश के अंदर, वो बात करेगा। एक बात वो हार के एक जने हार के बरनाट चले गए, एक जने हार के डर से राजस्थान चली गई, एक जने हरा के हरिहर ननिहाल चली जाएंगी। बस यह है कांग्रेस, और कुछ और नहीं बचल, नहीं कोई काम नहीं। इन लोगों ने सीधे सीधे इस देश को ठगने का काम किया है। इसलिए जनता ने एक चाय वाले को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, बनारस में तो लोकतंत्र इसलिए कोई लड़ रहा है, वरना जो प्रत्याशी लड़ेगा उसको उसके घर का वोट मिल जाए, यही बहुत है। मतलब इतनी बड़ी बात है, मतलब आपका कहना है सीधे सीधे कांग्रेस पे हमला है कि कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया। अमेठी और रायबरेली की बात है कि इतना विकास करने के बाद भी आज भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि कोई गांधी परिवार से वहाँ खड़ा हो पाए। देखिए, अभी चुनाव घोषित हुआ है, नामांकन का डेट अभी बीता नहीं है। अच्छा। चुनाव बीता नहीं है। अमेठी और रायबरेली पार्टी मजबूती से लड़ेगा। अभी आदरणीय कह रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लड़ेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, ये नेतृत्व तय करेगा, और निश्चित रूप से जो भी लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और अभी आदरणीय जी कह रहे थे कि मोदी जी शौचालय दिए, IIT है, जितनी देश में परियोजनाएं बनी सब कांग्रेस ने दिया। और यहाँ तो 30, अभी सीवर की बात यहाँ हुई है ना, 30 वर्ष से मेयर इनका, विधायक इनका, सांसद इनका, अधिकतर नगर निगम में सभासद इनके। तो इसकी जिम्मेदारी किनकी है, इनकी है कि हमारी है? पहले ये बताइए। जिम्मेदारी की बात कर लिया आपने। अच्छा, देश पे इतना बड़ा आपने इतने पेट्रोल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी गबन करके गटक गई। अच्छा। पहले राम के नाम पे चंदा खाए थे, पहले राम के नाम पे चंदा इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी खाए थे, और अब नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा खा रहे हैं। चंदा चोर, गद्दी छोड़। अच्छा, सारी से बात, इनके पार्टी की सबसे बड़ी नेता का नाम है सोनिया गांधी। उनसे बड़े न राहुल है न प्रियंका है। और सोनिया जी ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है, और इस डर से वह रायबरेली न लड़के इस बार राज्यसभा भाग गई। इनके प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान 3 बार जमानत नहीं बचा पाए, और इस बार जब इनकी राष्ट्रीय नेता, जो सबसे बड़ी इस पार्टी की नेता है, वो भाग गई डर से, इस बार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जो पूर्व सांसद रहे डॉक्टर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में, पिछले बार की रनर अप शालिनी यादव सपा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में, कहाँ से लड़ेंगे ये लोग? कहते हैं कि जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले चूहों को खबर मिलती है। चूहों को खबर मिलती है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये स्वीकार नहीं करने वाले हैं ना। पूरे देश में आज ये अभी टिकट बांटने की सोच रहे हैं, और यहाँ कैंडिडेट चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इनकी एक बड़ी नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक महिला पर, जो एक कलाकार थी, इस देश की बहुत बड़ी कलाकार थी, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से उम्मीदवार बनाया, उसका भाव का रेट पूछ रही थी इंस्टाग्राम पे।
यही कैरेक्टर है इन लोगों का। इस चुनाव के बाद गांधी नेहरू परिवार का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 4 जून के बाद जो रिजल्ट आएगा आप लोग देखिए। अगर बनारस की बात करें तो 10 सालों में मोदी जी ने 31,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट दिया, लेकिन बनारस में अभी भी लोगों का यही कहना है कि मूलभूत रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं अभी की कभी कुछ अधूरी हैं। बड़े बड़े काम हुए हैं निश्चित तौर पर और लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे बहुत जगहों पे सड़कों का हाल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत जगहों पर अगर देखा जाए तो सड़कें सीमेंट का रह गई है। बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है पर्यटन में। तो इस बनारस के अंदर जो है अंग्रेज़ों पर डिपेंड रहते थे होटल वाले व्यवसायी, और ये आज जो है एक भी होटल खाली आपको नहीं मिलेगा और एक भी वो नहीं। आप पर्यटन के मामले में तो बनारस के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो आदमी, देखिए मैं दलगत से ऊपर की बात कर रहा हूँ। बात ये नहीं है कि मोदी जी ये बनारस का सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से सांसद है। इस बनारस को अपने आप में ये ऐसे ही गौरव का एक विषय ये हो जाता है। कायदे से तो सारे दल वालों को मिलके इनको यहाँ से निर्विरोध भेज देना चाहिए कि भाई ठीक है भाई, जाने दीजिए। जो समस्याएं की बात कर रहे हैं, समस्या तो भाई हर जगह लगी रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन बनारस के अंदर जो 6 महीना आदमी खाली अंग्रेज़ों के भरोसे यहाँ का पर्यटन चलता था, आज जो है पूरा 12 महीना जैम पैक। आप जाइए किसी होटल में, जो होटल 1,000 रुपये में जो रूम मिलता था वो 2,000 और 3,000 रुपये के अंदर वो रूम मिलते हैं। और सवाल इस बात का नहीं है, इसके साथ साथ पूरे बनारस के कोने कोने गली गली में और हर आदमी, चाहे वो टेम्पो व्यवसायी हो, चाहे वो दुकानदार हो, पर्यटन में और बिजनेस के मामले में आर्थिक रूप से बनारस की जनता इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को, अगर कहना आपका यही कहना है कि धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ गया है और मतलब जो कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर बनने के बाद में रोजगार में वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में उठा के देख लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल चिकित्सालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, बंगाल का धनबाद के तक का हिस्सा यहाँ चिकित्सा के लिए आता है। मोदी जी के ही रिजीम में टाटा कैंसर हॉस्पिटल बना है, जिससे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार से लेकर के बंगाल तक के लोग यहाँ आके इलाज करा रहे हैं। और जिस कम खर्चे में इलाज करा रहे हैं, उस कम खर्चे में पूरे देश में इलाज नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय, तमाम डिग्री कॉलेज, ये उनको बजट दे करके उनके यहाँ डिपार्टमेंट की फैकल्टी बढ़ा करके जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। रोड की जहाँ तक बात है, आप 70 सालों का रोड का आंकड़ा जोड़ के देख लीजिए और 2014 से 2024 तक का आंकड़ा देख लीजिए। जितनी देश में सड़कें बनी हैं, उतनी सड़क शायद ही देश में कहीं बनी कोई बनवाया हो। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जितनी सड़कें, बनारस में आप गोदौलिया से लेकर के मैदागिन का रोड, जो हमेशा बाबा विश्वनाथ जाने वाला रोड गड़बड़ रहता था, वो रोड जो सीसी रोड बनी, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वहाँ गिरजाघर से लेकर के दशाश्वमेध तक की रोड हमेशा गड़बड़ रहती थी, वो दिखाई नहीं दे। कहाँ की रोड गड़बड़ है? हर छोटी से लेके बड़ी समस्याओं पर मोदी जी बनारस के लोगों पर, चूँकि यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं देश के, हर छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान देते हैं और वह उन समस्याओं का निदान कराते हैं। बीच बीच में जितना वो आते हैं, शायद सांसद के रूप में राहुल गांधी, अमेठी और सोनिया जी रायबरेली नहीं गई होंगी, वो प्रधानमंत्री के तौर पर जितना बनारस आए हैं उतना तो राहुल और सोनिया, अमेठी और रायबरेली नहीं गई होंगी। अच्छा, आप बताइए श्रीवास्तव जी कि जिस तरीके से बहुत सारी अच्छा पांडे जी, तो आप जैसे आप लोग से भी यहाँ पर पूछा जाता होगा, क्योंकि जब एक मैनिफेस्टो तैयार होता है बनारस में, बहुत सारी बात है, मोदी जी भी आते होंगे, तो आप लोगों से भी कि अब किस तरीके की विकास की आवश्यकता है,
देखिए, बनारस में पहली बात तो जाम की समस्या का से निजात हुआ है। इतने रिंग रोड अलग ढंग से बाईपास सब बनाए गए हैं, लोग आराम से, अब बहुत कम लोग आप देखें जाम में फंसे होंगे। आर्थिक रूप से टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, खोमचा वाले, नाव वाले, होटल वाले, बनारस की आर्थिक व्यवस्था आज निश्चित तौर पे खास करके बनारस की नंबर 1 पर है। यहाँ उन्होंने अमूल वाला जो उन्होंने अभी खुलवाया है, दूध वाला स्टेडियम बन रहा है, बाबा विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है, तो इस तरह के काम बहुत हुए हैं। और प्रधानमंत्री का बनारस एक मॉडल है, जिसे गुजरात मॉडल पे वो प्रधानमंत्री बन गए थे, बनारस मॉडल ही दिखाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि बनारस आज, पहली बात तो ये था कि बनारस में गंदगी, एकदम गंदगी की स्थिति थी। आज बनारस में गंगा साफ दिखाई दे रही है, घाटों की व्यवस्था सही है, और उसके बाद दिन भर में 3 बार झाड़ू लग रहा है। ये बल्कि हमें कहेंगे कि जब पीएम ने झाड़ू उठाया तो सीएम ने झाड़ू उठाया, फिर डीएम ने भी झाड़ू उठा लिया। आज बनारस की सफाई की व्यवस्था बहुत सही है। बनारस के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज चुनाव हो तो नरेंद्र भाई को 10 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जिताएंगे। तो ये कहना है कि किस तरीके से बनारस में विकास हुआ है, तो जिस तरीके का विकास हुआ है, आप इस विकास से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट हैं, ज़रूर संतुष्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले की बहुत ख़राब व्यवस्थाएं भी देखी थी 2014 के पहले। और एक सज्जन सीवर उवर की व्यवस्था उठा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब एक स्कीम लाई थी, वो JNNURM है ना, अर्बन रिन्यूअल मिशन। बनारस को, मात्र बनारस को 1400 करोड़ रुपए मिला था नई पाइपलाइन डालने का, सीवर। आप खबरें उठा करके पढ़ लीजिएगा वो। और सपा की सरकार थी उस समय यूपी में, पूरे शहर में पाइपलाइन डाली गई, और उस पाइपलाइन को जैसे ऐसे गोलाई में डाल दिया गया और एक दूसरे के मुंह जोड़ दिया गया। अब सोचिए कि इसमें से पानी किधर से घुसेगा, किधर से निकलेगा। अब वो सरकार जब चली गई और योगी जी की सरकार आई और उसने जांच करवाया, तो पता चला कि वो बंद मुंह वाली पाइप पूरी डाल करके छोड़ दी गई है। ब्रांचेज कहीं से कोई कनेक्ट नहीं किए गए थे, कुछ नहीं किया गया था। और सर्वे कराया गया तो बोला गया कि अब उसको रिवाइव करने में जितना बजट 1400 करोड़ लगा है, उसका दूना खर्च होगा, उससे कम खर्च में नई पाइपलाइन पड़ेगी। तो उसके बाद से फिर नई पाइपलाइन पे काम लगा। तो ये जो महाशय बैठे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस के समय का ये विकास है और उनकी सोच को दर्शाता है ये चीज़, सोच को दर्शाता है। और ये देखिए, डेवलपिंग जैसे कंट्री है वैसे ही डेवलपिंग सिटी है। तो डेवलपिंग सिटी में आप आज कोई भी प्लान लेकर के काम करते हैं, अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल की सोच के साथ काम करते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा तेज़ है। तो जो 10 साल बाद जो समस्या खड़ी होनी चाहिए थी, वो 5 साल, 6 साल के अंदर वापस आके खड़ी हो जाती है। तो अब हम लोग उस समस्या को झेल रहे हैं, और जो समस्या का समाधान है, जैसे अब ये सड़क है, आप इस सड़क को कितनी चौड़ी कर देंगे ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे वो रोपवे को बोल रहे थे, तो एक रोपवे आउट ऑफ द बॉक्स लाया गया कि यदि हवा में से ही हम ट्रैफिक देने की व्यवस्था करें तो वो ज़्यादा कारगर होगा। यहाँ मेट्रो का भी सर्वे हुआ था, लेकिन सॉयल क्वालिटी ऐसी थी कि इस पर मेट्रो टिक नहीं सकता था, तो मेट्रो का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। तो अब ये रोपवे का लाया गया है, तो इसी तरीके से बढ़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि चूँकि जब ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो पब्लिक ज़्यादा आ रही है, तो जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कुछ ही समय में कम पड़ जा रही हैं। तो अब मानते हैं इस चीज़ को मानते हैं कि 2 बार बनारस की जनता ने सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुना, तो क्या तीसरी बार भी प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं? आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि खुदा न खास्ता ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि कभी किसी वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं भी रही, तो भी यदि मोदी जी सांसद के तौर पर भी खड़े होंगे ना, तो बनारस उनको, जब तक वो खड़े होंगे तब तक जो है उनको जिताता रहेगा। जब वो खुद अपना कैंडिडेचर वापस ले लेंगे, तब आदमी पुनर्विचार करेगा कि अब किसको हमको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का कि मोदी जी सांसद के तौर पे जब जब बनारस से लड़ेंगे वो जीतते रहेंगे, और अभी तक बनारस की जनता ने
2 बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री ही चुनेगी। बनारस में विकास की जो बातें हुई थी वो सारा विकास हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं असंतुष्ट हैं कि उनका कहना है कि सीवर लाइन सीवेज की समस्या यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, सड़कों पे साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विकास हुआ है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।